एवरीवन, वेलकम टू पीजी मैथमेटिक्स। आज बात करेंगे हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे। निलपोटेंट पे हमने बात की थी, बेसिक निलपोटेंट ब्लॉक पे। ठीक है, तो आज हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म पे बात करते हैं। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म। देखिए, जब हमने निलपोटेंट ब्लॉक की बात की थी तो जैसे 2x2 में मैं आपको बताऊं तो इस तरह से हो रहा था, सुपर डायगोनल 1 हो रहा था। ठीक है, इस तरह से हो रहा था। अब मैं बात करूं यदि इसकी जॉर्डन कैनोनिकल में, जैसे मैंने लास्ट वाली क्लास में आपको बताया था कि सुपर डायगोनल तो वही 1 रहेगा, सुपर डायगोनल तो हमारा 1 ही रहेगा, या लोअर डायगोनल भी कर सकते हैं अपन। या तो हम सुपर डायगोनल को 1 कर सकते हैं या लोअर डायगोनल को 1 कर सकते हैं, लेकिन जो इस निलपोटेंट वाले में जो डायगोनल एंट्रीज हमारी 0 आ रही थी, किस कारण आ रही थी? क्योंकि निलपोटेंट की सारी एंट्रीज 0 होती है। और यहाँ पे हम यदि लैम्बडा आइगन वैल्यू मानते हैं तो डायगोनल में लैम्बडा आ जाएगा, है ना। तो जॉर्डन ब्लॉक जे, जॉर्डन ब्लॉक जे ऑफ ऑर्डर के, यानी के उसका यदि ऑर्डर है, बिलोंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा। यदि आइगन वैल्यू क्या ले लिया हमने? लैम्बडा, बिलोंगिंग टू आइगन वैल्यू लैम्बडा इज, किस तरह से लिखेंगे ये आप देखो कि यदि इसका ऑर्डर के है, यानी के क्रॉस के का है, लैम्बडा डायगोनल में लैम्बडा, क्योंकि लैम्बडा क्या है यहाँ पे? आइगन वैल्यू। अब हो सकता है कि हमें सुपर डायगोनल में 1 मिले और बाकी एंट्रीज 0 मिले, या फिर स्टैंडर्ड यही है जो जब शुरुआत हुई थी तो यहीं से की थी, सुपर डायगोनल में 1 लेने से। पर सेम प्रॉपर्टीज ये होती है कि यदि सब डायगोनल में भी 1 ले सकते हैं सुपर की जगह तो भी कोई दिक्कत नहीं आती है ना। दोनों ब्लॉक्स की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम ही रहती है ना। बस ये देखने में अलग लगता है, बाकी इनका मिनिमल, इनका कैरेक्टरिस्टिक, इनकी आइगन वैल्यूज, इनकी नलिटी, इनकी रैंक सब सेम आती है ना। तो इस तरह से जब हमें लिखा होता है तो ये होती है जॉर्डन, ये एक जॉर्डन ब्लॉक है जिसका ऑर्डर के है और जो आइगन वैल्यू है, जो इससे एसोसिएट आइगन वैल्यू है, वो लैम्बडा है। फिर इसके बाद कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं। यदि हम उन स्टेटमेंट्स को फॉलो करते हैं तो हम किसी भी मैट्रिक्स की जो जॉर्डन फॉर्म होती है, बहुत से क्वेश्चंस में, मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत बार आया हुआ है कि किसी भी कोई मैट्रिक्स दिया होता है या मैट्रिक्स भी नहीं देते हैं तो हमें आइगन वैल्यूज दी होती है और उनकी एम जीएम से रिलेटेड होता है, तो हमसे पूछ लेते हैं कि आप जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म में लिख दीजिए इसे, या किसके ये मैट्रिक्स किसके सिमिलर है, तो जॉर्डन फॉर्म से हम आसानी से बता पाते हैं। मैट्रिक्स दिया है तो हम वहां से किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यू निकालेंगे, फिर उस आइगन वैल्यू के लिए एम जीएम निकालते हैं और फिर जॉर्डन फॉर्म में लिखते हैं और फिर हम हमारा आंसर टिक करते हैं। जैम और नेट में तो ये काफी पूछा जाता है, गेट में फिर भी शायद कम आता है ये, पर ये इम्पोर्टेंट है, तो पीएचडी एंट्रेंसेस में भी खूब पूछा जाता है। तो ये स्टेटमेंट्स की
हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की जोड़न फॉर्म आराम से लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लिखिए, सपोज यदि हमारे पास ए है, वो n क्रॉस n की भी मैट्रिक्स है। n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स है और कैसी मैट्रिक्स है जिसका कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल हमें पता है। मैट्रिक्स दिया है तो हम कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल तो निकाल ही पाएंगे। तो इसका यदि मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है ए का और मिनिमल पॉलिनोमियल भी दिया है ए का, ठीक है, ए का कैरेक्टरिस्टिक एंड ए का मिनिमल दिया है। और कैसे दिया है, मान लिया इसकी आइगन वैल्यूज λ1 λ2 λk तक है ना। तो अब हो सकता है k n के बराबर है या इससे कम आइगन वैल्यू है। तो मान लिया कैरेक्टरिस्टिक लिखा x माइनस λ1 पे पावर n1, x माइनस λ2 पे पावर n2 और x माइनस λk पे पावर nk। और इसका कैरेक्टरिस्टिक मिनिमल लिखा इस तरह से हमने ये इसका मिनिमल मान लिया है। यानी कि जब हमें मैट्रिक्स देगा तो हम कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल तो निकाल पाएंगे। तो अब हमें किसी भी मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल यदि पता है तो हम जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म के लिए क्या कहेंगे कि तो हम बताएंगे देन द जॉर्डन रिप्रेजेंटेशन इज, यानी कि जॉर्डन जो रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ए की, वो कैसी होगी। तो इसके बारे में लिखना है नंबर फर्स्ट पॉइंट कि जब हमें कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल दिया है तो इसकी जब हम जॉर्डन फॉर्म लिख देंगे तो वो किस तरह से होगी कि एटलीस्ट वन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर ए, यानी कि कल भी मैंने आपको बताया था कि एक ब्लॉक तो कैसा हुआ निलपोटेंट वाले में, यदि मिनिमल में, ये शायद क्वेश्चन कराते टाइम बताया था कि मिनिमल में हमें किसी की एक्स स्क्वायर था जैसे निलपोटेंट में, तो एक ब्लॉक तो कम से कम 2 ऑर्डर का मिलेगा और इसके बाद 1 का भी मिल सकता है और 2 का भी मिल सकता है, कम से कम एक तो मिलता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे भी किसी भी लैम्डा आई आइगन वैल्यू के लिए देयर आर एटलीस्ट वन जॉर्डन ब्लॉक या फिर जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर mi। लैम्डा आई के लिए mi हम ले रहे हैं, mi कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू, या हम लिख सकते हैं फॉर लैम्डा आई आइगन वैल्यू के लिए कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक तो हमें mi ऑर्डर का मिलेगा एंड अदर्स आर ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू mi। यानी कि जब मिनिमल में लैम्डा 1 की पावर यदि m1 है तो जब हम ब्लॉक जॉर्डन रिप्रेजेंटेशन बनाएंगे तो लैम्डा 1 के लिए एक ब्लॉक बनेगा, तो लैम्डा 1 का जो ब्लॉक होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, mi होगा। एग्जैक्टली 1 का एटलीस्ट 1 का होगा, एग्जैक्टली नहीं कह सकते, एटलीस्ट 1 का क्या होगा
कि mi ऑर्डर होगा। इसके बाद और भी ब्लॉक बन सकते हैं, क्योंकि n यदि कैरेक्टरिस्टिक में n1 है और इधर m1 है, दोनों में डिफरेंस है। मान लिया ये 2 है, ये 3 है, तो क्या होगा, सबसे बड़ा ब्लॉक 2 ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, मिनिमम में जितना होता है उतना बनता है, मैक्सिमम ऑर्डर का 2 ऑर्डर का बन गया। अब इसके बाद एक जो बच गया, 3 - 1 1 बच गया, तो एक 1 ऑर्डर का बनेगा ब्लॉक इसके लिए। अब यदि ये 2 है, ये 2 है, तो एक ब्लॉक 2 का बन गया। अब बच गया 2 के लिए क्या होगा, या तो 1 1 के 2 बन जाएंगे, या फिर 2 का एक और बन जाएगा। तो वो हम कह नहीं पाएंगे, लेकिन ये जरूर है कि एटलीस्ट 1 ब्लॉक तो हमें mi मिलेगा, यानी जितनी पावर हमारी उस आइगन वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे मिल रही है मिनिमल में, उतनी ऑर्डर का एक, कम से कम उतने ऑर्डर का एक ब्लॉक मिलेगा। और जो अदर जो ब्लॉक्स होंगे वो उससे कम या उसके बराबर ऑर्डर के होंगे। और इसके बाद हम एक सेकंड पॉइंट और लिखेंगे, इसका सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि जब हमने वहां पे देखा था जितने ब्लॉक बनते हैं वो क्या होती थी, उसकी नलिटी होती थी, वो नंबर ऑफ ब्लॉक्स के बराबर, या फिर जीएम ऑफ आइगन वैल्यू 0 के लिए। तो यहाँ भी यही है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स हैं, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स है लैम्बडा आई के लिए। ये देखिए, नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर लैम्बडा आई बराबर ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्बडा आई, यानी जितने ब्लॉक बनेंगे उतने ही हमें आइगन वेक्टर मिलेंगे। उसके लिए, किसके लिए, उस आइगन वैल्यू के लिए। उस आइगन वैल्यू के लिए जितने ब्लॉक बनेंगे उतने क्या होंगे, उसकी जीएम होगी। जैसे यदि अभी मैंने आपको बताया था लैम्बडा वन है एक 2 ऑर्डर का, इस टाइप से। अब यदि मैं दूसरा भी 2 ऑर्डर का बना दूं तो मुझे कंफर्म हो जाएगा 2 ब्लॉक है तो जो लैम्बडा आई आइगन वैल्यू है इसके लिए मुझे 2 आइगन वेक्टर मिलेंगे। अब यदि मैं 2 ऑर्डर का ना बना के 1 1 ऑर्डर के 2 बना दूं, 1 1 ऑर्डर के 2 बना दूं, तो यहां से कंफर्म हो जाएगा 3 ब्लॉक हो गए। तो कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे, 3 आइगन वेक्टर मिलेंगे लैम्बडा 1 के लिए। तो सेकंड स्टेटमेंट यही बता रहा है हमें, सेकंड स्टेटमेंट यही बता रहा है ना। तो ये दोनों आप ध्यान रखिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले जॉर्डन ब्लॉक, देखिए जॉर्डन ब्लॉक के बारे में बताती हूँ कि जॉर्डन ब्लॉक है क्या। यदि जॉर्डन ब्लॉक जे है उसका ऑर्डर के है, जॉर्डन ब्लॉक ऑफ ऑर्डर के और आइगन वैल्यू लैम्बडा है, तो इस तरह से लिखेंगे। डायगोनल में वो आइगन वैल्यू या तो हम सुपर डायगोनल में 1 लिख देंगे या सब डायगोनल में, बाकी जितनी रेस्ट एंट्रीज रह गई वो एंट्री 0। फिर हम एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं या इसके हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स की जॉर्डन फॉर्म लिखते हैं। इन 2 स्टेटमेंट्स को याद रख के क्या है कि यदि मेरे पास an क्रॉस n का मैट्रिक्स है और उसके कैरेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल इस टाइप से है, तो हम कह पाएंगे कि कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक ऐसा मिलेगा, ऑर्डर 1 का ऑर्डर कम से कम एक जॉर्डन ब्लॉक मिलेगा किसी आइगन वैल्यू लैम्बडा आई के लिए कि उसका ऑर्डर mi होगा। ऑर्डर क्या होगा, mi होगा। एंड जो अदर ब्लॉक्स बनेंगे वो या तो mi ऑर्डर के हो सकते हैं या इससे कम ऑर्डर के हो सकते हैं। ठीक है, फिर दूसरा हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स फॉर लैम्बडा आई, यानी कि लैम्बडा आई जो आइगन वैल्यू है उसके लिए जितने ब्लॉक्स बन रहे हैं वो हमें उस लैम्बडा आई की ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में बताते हैं कि हमें कितने आइगन वेक्टर मिलेंगे। अब यदि हमें कोई मैट्रिक्स दिया है किसी आइगन वैल्यू के लिए, आइगन वेक्टर हमें पता लग गए, इतने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं,
तो हम जॉर्डन रिप्रेजेंटेशन जब बनाएंगे तो हमें ये तो पता लग गया नंबर ऑफ ब्लॉक कितने होंगे। और मिनिमल हम यहाँ से देखेंगे कि मिनिमल से फिर हम चेक करेंगे हाईएस्ट ऑर्डर का कितने ऑर्डर का ब्लॉक बनेगा, और इस तरह से निकालते हैं। आगे भी हम पढ़ेंगे कि यदि कैरेक्टरिस्टिक और मिनिमल सेम है तो भी जॉर्डन रिप्रेजेंटेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे अभी हमने देखा था ना, एक जो उनमें मिनिमल एंड ये था जो कैरेक्टरिस्टिक सेम था, लेकिन फिर डिफरेंस आ रहा था, एक में 3 ब्लॉक बन रहे थे, एक में 2 ब्लॉक बन रहे थे। तो वो कंक्लूजन यहाँ से निकालेंगे कि ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कितनी है और कितने आइगन वेक्टर मिल रहे हैं। उस तरह से हम बता पाएंगे कितने आइगन वेक्टर के हिसाब से कि ब्लॉक कितने बनेंगे। और किसी भी मैट्रिक्स की जो जॉर्डन फॉर्म होती है वो हमेशा यूनिक होती है ना। ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी भी आइगन वेक्टर की जो जॉर्डन फॉर्म मैट्रिक्स की जॉर्डन फॉर्म हमेशा यूनिक होती है। तो ये नोट डाउन करें। इसके बाद एक छोटा सा रिजल्ट है, रिजल्ट लिख लीजिए। हमने डायगोनलाइजेबल के बारे में पढ़ा था कि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल कब होता है, जब एक रिजल्ट भी पढ़ा था वो सिमिलर। सबसे पहले जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने देखा था कि वो सिमिलर हो जाए। कैसे, किसके सिमिलर हो जाए? किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो जाए। फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि जो डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है, डायगोनलाइजेबल जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स के पास n आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। यदि वो n ऑर्डर का है तो n आइगन वेक्टर्स मिलते हैं। ये भी पढ़ा था। और इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट था। अब एक छोटा सा रिजल्ट इसी से रिलेटेड पढ़ते हैं। कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसकी ये जो मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक है वो किस तरह से रिलेट करेंगे। मिनिमल किस तरह से होगा, लिखिए। मैट्रिक्स है A n क्रॉस n का इज दैट इफ एंड ओनली रिजल्ट है, ये भी डायगोनलाइजेबल if and only if minimal of matrix A contains only linear factor। यानी कि कोई भी यदि हमारे पास डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स है तो उसका मिनिमल है वो लीनियर फैक्टर रखेगा। अब आप थोड़ा समझ लीजिए प्रूफ को सिर्फ, कि यदि कोई मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है तो उसके पास n आइगन वेक्टर्स मिलेंगे, है ना। n आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। या फिर हम कह सकते हैं किसी आइगन वेक्टर किसके सिमिलर, किसी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा। अब यदि वो डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर होगा तो वो मैट्रिक्स इस टाइप से होगा कि उसकी डायगोनल में एंट्रीज होंगी, बाकी सब एंट्रीज 0 होगी। इसके सिमिलर हो गया। जब ये किसी इस तरह से सिमिलर हो गया तो इसकी जॉर्डन फॉर्म बन जाएगी, है ना। तो यदि ये डायगोनल मैट्रिक्स के सिमिलर हो गया और जब हम इसका मिनिमल लिखना चाहेंगे तो आप देखेंगे कि आगे पीछे कुछ एंट्रीज है नहीं, सिर्फ डायगोनल में एंट्रीज है। तो जब यदि इस तरह से है λ1 λ2 सिर्फ इस तरह डायगोनल में एंट्रीज है, तो ये 1 1 का ब्लॉक बन गए कि नहीं बन गए। और मिनिमल को हम फिर इस तरह लिखेंगे कि नहीं, x माइनस λ1 x माइनस λ2, और इस तरह से हम मिनिमल लिख देंगे। और यदि हमारे पास मिनिमल में सिर्फ लीनियर ही फैक्टर हैं तो हम डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। यानी यदि कैरेक्टरिस्टिक में x माइनस λ1 की पावर 5 भी आ गई तो हम क्या करेंगे, इस तरह से एक का ब्लॉक बनाएंगे, इस तरह से 5 टाइम्स, है ना। यदि लीनियर फैक्टर्स में आ जाएगा तो इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह से लिखते जाएंगे और फिर ये हमें डायगोनल मैट्रिक्स ही मिल जाएगी। कैसी मैट्रिक्स मिल जाएगी? एक डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी।
इसका मतलब ये जब खुद ही डायगोनल मिल रही है तो हम कह पाएंगे ये डायगोनल मैट्रिक्स मिल रही है तो ये क्या हो गई, डायगोनलाइजेबल हो गई, या फिर इसके सिमिलर जो मैट्रिक्स है वो क्या हो गई, डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गई। तो ये रिजल्ट है, प्रूफ कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ये रिजल्ट सिर्फ याद रखने का है ना, याद रख लीजिए ये रिजल्ट। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल, करते हैं सिर्फ समझने के लिए, कोई प्रॉपर वैसे एग्जाम्पल नहीं है कि मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ नहीं है। यदि हमें करेक्ट कोई मैट्रिक्स है ए, उसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल दिया है x-2 पे पावर 3 एंड x-3 पे पावर 2, यानी कि करेक्टरिस्टिक को देख के हमने पता लगाया a है उसकी आइगन वैल्यू 2 है एंड 3 है, a है वो आइगन वैल्यू 3 टाइम्स आ रही है, am of algebraic multiplicity of 2 is 3 and am of 3 is 2। ठीक है, यहाँ तक हमने पता लगाया। हमें दिया है मिनिमल, और साथ में मिनिमल दिया है, क्या दिया है, मिनिमल मुझे दिया है x-2 पे पावर 2 एंड x-3, ये मुझे दिया है मिनिमल। ठीक है, और मुझे इसकी जॉर्डन फॉर्म भी यदि दे दी, इस तरह से दिया है कि जो अब देखो 3 है तो जॉर्डन फॉर्म उन्होंने ही दी है, या फिर हम बना भी सकते हैं जॉर्डन फॉर्म। तो देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए मिनिमल में 3 के लिए 1 ऑर्डर है तो 3 के जितने भी ब्लॉक बनेंगे 1 ऑर्डर के मिलेंगे, एंड 3 कम्स 2 टाइम्स तो 2 3 के ब्लॉक बन गए। अब इसके बाद 2 है, उसके लिए जो ब्लॉक बनेगा वो एक ब्लॉक कम से कम क्या होगा, 2 ऑर्डर का होगा, एक ब्लॉक होगा 2 ऑर्डर का। मैंने ये बना दिया। अब यहाँ पे 3 बार आ रही है तो एक बचा, 1 बच गई ओनली, 2 ऑर्डर का एक ये बन गया और ये 1 ऑर्डर का बन गया। इसका मतलब ए हमारे पास 5x5 की मैट्रिक्स है, उसकी जॉर्डन फॉर्म ये है, जॉर्डन फॉर्म ये आ गई। अब इससे मुझे बताना है कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। ठीक है, अब आप देखिए दूसरे वाला जो रिजल्ट था उसमें हमने देखा था कि जितने ब्लॉक होते हैं वो उसकी उतनी ही नलिटी मिलती है या जीएम मिलती है, यानी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3, यानी 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं 2, और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं 2। बट देखिए एम कितनी है, एम है किसी 3 आइगन वैल्यू की 2 एंड एम है 2 आइगन वैल्यू की 3। यहां से हमें इसकी हमने जॉर्डन फॉर्म बना ली। जॉर्डन फॉर्म के बाद ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी हमें पता लग गई एंड अरिथमेटिक मल्टीप्लिसिटी हमने कैरेक्टरिस्टिक को देख के पता चलेगी। तो अब देखिए 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 बार आ रही है, 2 आइगन वैल्यूज हमें 2 आइगन वेक्टर हमें मिल रहे हैं, बट 2 जो आइगन वैल्यू है यहाँ ये हमारे पास 3 टाइम्स आ रही है, बस आइगन वेक्टर 2 ही मिल रहे हैं, आइगन वेक्टर ओनली 2 ही मिल रहे हैं, तो आइगन वेक्टर 2 ही है, तो एम और जीएम बराबर नहीं है। फिर हम कह सकते हैं, हमें एक रिजल्ट जब पढ़ा था कि एन आइगन वेक्टर, जब ये 5x5 का है और आइगन वेक्टर हमें सिर्फ 4 ही मिल रहे हैं, 5 तो नहीं मिल रहे, तो हम कह सकते हैं ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है, नॉट डायगोनलाइजेबल। कैसी हुई ये मैट्रिक्स, नॉट डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स हो गई। दोबारा से जॉर्डन फॉर्म समझ लीजिए, जॉर्डन फॉर्म कैसे लिखी। ये मैट्रिक्स था, हमें 3
और 2 इसकी आइगन वैल्यूज थी। मिनिमल में जितना होगा उतने ऑर्डर का कम से कम एक मैट्रिक्स मिलेगा और सॉरी ब्लॉक मिलेगा, उससे छोटे या उसके बराबर होंगे बाकी ब्लॉक। जो 2 ऑर्डर का 2 पावर है तो 2 ऑर्डर का एक ब्लॉक मिलना था, और 2 आइगन वैल्यू जब 3 टाइम्स आ रही है तो 2 टाइम्स तो इसमें आ गई। अब बची क्या 1 टाइम्स, तो 1 टाइम्स के लिए मैंने 1 ऑर्डर का बना दिया। अब 3 आइगन वैल्यूज 2 टाइम आ रही है, लेकिन हमें इसका मिनिमल बता रहा है कि ब्लॉक कितने ऑर्डर का बनेगा, 1 ऑर्डर का। ब्लॉक बना 1 ऑर्डर का, और फिर ये इसके पास 2 बार आ रही है तो एक और बना दिया मैंने 3 ऑर्डर का ब्लॉक। फिर जब ये बन गया तो ये हमारी जॉर्डन फॉर्म बन गई। फिर उसके सेकंड स्टेटमेंट से हमने पता लगाया कि जितने ब्लॉक बन रहे हैं किसी आइगन वैल्यू के लिए उतनी ही उसकी जीएम होती है, ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। तो वहां से हमने इसके आइगन वेक्टर्स निकाले। यदि 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यदि मुझे 5 ही मिल जाते आइगन वेक्टर्स तो ये डायगोनलाइजेबल हो जाता, बट यहाँ पे हमें 4 ही आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं, तो हम कह पा रहे हैं कि ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। आपको ये एग्जांपल समझ आया हो और जो हमारा जॉर्डन फॉर्म का कॉन्सेप्ट है वो समझ आया हो। किसी मैट्रिक्स के लिए बनाते रहिए, मिनिमल और कैरेक्टरिस्टिक लिखते रहिए अपनी मर्जी से अलग अलग, और फिर आप ये जॉर्डन फॉर्म बनाने की कोशिश करते रहिए। आप धीरे धीरे बना पाएंगे और हम भी आगे प्रैक्टिस करेंगे इसको बनाने की या आगे और रिजल्ट्स को समझने की। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।